आज हम पढ़ेंगे महान सम्राट अकबर का इतिहास। ठीक है, इसके पहले हम लोग हुमायूं और बाबर के तो बारे में पढ़ चुके हैं। अब आ जाएं अकबर के शासनकाल जो है 1556 से 1605 ईस्वी के बीच पढ़ेंगे कि अकबर कौन कौन सा युद्ध, कौन कौन से कार्य, कौन कौन से उपाधियाँ किसको देता है, कौन कौन से धार्मिक कार्य करवाता है। ठीक है, ये सब अकबर के बारे में हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे सम्राट अकबर के बारे में। ठीक है, जिसका शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी का होता है। अकबर का जो शासनकाल है 1556 से 1605 ईस्वी का होता है। अकबर एक महान शासक था जिसका साम्राज्य अफगानिस्तान से कश्मीर से लेकर गोदावरी नदी के किनारे तक विस्तृत था। वह एक धर्मनिरपेक्ष शासक था। संपूर्ण सत्ता उसी में निहित थी, अतएव वह पर्शिया के फ्रेडरिक महान और इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ की तरह प्रबुद्ध निरंकुश शासक कहा जाता था, जिसके शासनकाल में कानून की दृष्टि में सभी समान थे। ऐसे महान शासक का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट के राजा वीरशाल के महल में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो अमरकोट के राजा वीरशाल के महल में हुआ था। इनकी माता का नाम, यानी अकबर की माता का नाम क्या था? तो हमीदा बानो बेगम था। अकबर का राज्याभिषेक जो हुआ 14 फरवरी 1556 को पंजाब के गुरदासपुर जिले के कलनौर नामक स्थान पर किया गया था। उस समय अकबर की जो आयु थी 14 वर्ष से कम थी। किसकी? अकबर की आयु। कहाँ किया गया था? पंजाब के कलनौर नामक स्थान पर हुआ था। अकबर राज सिंहासन पर जलालुद्दीन मोहम्मद बादशाही गाजी की उपाधि धारण करके गद्दी पर बैठता है। अकबर 1551 में गजनी का सूबेदार नियुक्त किया गया। उस समय उसकी आयु जो थी महज 9 वर्ष की थी अकबर की, जब वो गजनी का सूबेदार नियुक्त किया गया। बैरम खान जो बदखाशा का निवासी एवं हुमायूं का मित्र था, सेनापति था, जो कि शिया जाति का था। बैरम खान बदखाशा का निवासी था। ठीक है, बैरम खान अकबर का संरक्षक कब से कब तक रहा था? तो देखिए, अकबर का संरक्षक जो है बैरम खान 1556 से 1560 ईस्वी तक रहा था, जो कि एक निडर वजीर तथा कुशल सेना नायक था। ठीक है, पानीपत की दूसरी लड़ाई बैरम खान के नेतृत्व में ही लड़ी गई थी। कब लड़ी गई थी? तो 5 नवंबर 1556 ईस्वी को। किसके किसके मध्य? तो अकबर और हेमू के मध्य लड़ी गई थी। यह लड़ाई कौन जीता था? तो अकबर जीता था। हेमू के आंख में इसी लड़ाई में तीर धंस जाता है, जिसके कारण वह इस लड़ाई को हार जाता है, यानी जीतता हुआ लड़ाई हेमू हार जाता है। बैरम खान की जो हत्या है मक्का के तीर्थयात्रा के दौरान कर दी जाती है। कौन करता है? तो मुबारक खान नामक व्यक्ति करता है। किस स्थान पर? पाटन नामक, गुजरात के पाटन नामक स्थान पर मुबारक खान नामक व्यक्ति के द्वारा बैरम खान की हत्या कर दी जाती है। यह हत्या कब की जाती है? तो 31 जनवरी 1561 ईस्वी को बैरम खान को मार दिया जाता है। 1562 ईस्वी में अकबर महामंगा के पुत्र आदम खां को मार देता है। किसको मारता है? तो आदम खां को मार देता है 1562 में, क्योंकि आदम खां जो था अकबर के महामंत्री शमसुद्दीन मोहम्मद अतगा खां की हत्या कर देता है 16 मई 1562 को, जिस कारण अकबर गुस्सा कर महामंगा के पुत्र आदम खां को मार देता है। रानी दुर्गावती जो थी वो गोंडवाना की रानी थी, जिसके राज्य पर आक्रमण अकबर करवाता है। कब? 24 जून 1564 को। ठीक है, रानी दुर्गावती का जन्म जो है 5 अक्टूबर 1524 ईस्वी को कालिंजर के किले में हुआ था। रानी दुर्गावती जो है चंदेल राजा कीर्तिवर्मन की एकमात्र संतान थी। रानी दुर्गावती के पति का नाम जो था राजा दलपत था। रानी दुर्गावती के पति शादी के कुछ वर्षों के बाद ही मर जाते हैं। मरने के समय उनके बेटा का 4 वर्षों का रहता है, जिसका नाम वीर नारायण था। इसी को रानी दुर्गावती गढ़मंडला का शासक बनाकर खुद गढ़मंडला पर शासन करती हैं। 15 वर्षों तक गढ़मंडला पर शासन करती हैं। और 24 जून 1564 को आशफ खां से युद्ध होता है, जिसमें रानी दुर्गावती मुगलों से घिर जाने के कारण खुद को खंजर घोंपकर वीरगति को प्राप्त हो जाती हैं। अकबर की सेना ने 1565 ईस्वी में मारवाड़ के शासक राव चंद सेन पर आक्रमण करवाता है। ठीक है, राव चंद सेन जो है राव मालदेव सेन के सबसे छोटे पुत्र थे। राव मालदेव सेन के 3 पुत्र थे, जिसमें सबसे छोटे राव चंद सेन थे। चंद सेन का जन्म जो है 30 जुलाई 1541 को जोधपुर में हुआ था। ठीक है, राव चंद सेन अपने पिता के मृत्यु के बाद जोधपुर की गद्दी पर 7 नवंबर 1562 को बैठते हैं। मृत्यु जो है रावचंद सेन की 11 जनवरी 1581 को हो जाती है। रावचंद सेन को मेवाड़ के प्रताप राणा प्रताप का अग्रामी भी कहा जाता है। रावचंद सेन के लिए संकटकालीन राजधानी के रूप में सिवाना यानी बाड़मेर तथा भद्राजिन यानी जालौर को महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे मारवाड़ का भूला बिसरा प्रताप भी कहा जाता है। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर तथा महाराणा प्रताप के बीच 18 जून 1576 ईस्वी को लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 18 जून 1576 ईस्वी को हुआ था। इस युद्ध में अकबर विजयी हुआ तथा इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह एवं आसफ खान ने किया था। उधर से महाराणा प्रताप की ओर से भीलों की एक छोटी सी टुकड़ी ने इस युद्ध में भाग लिया था।
महाराणा प्रताप जो है काफ़ी लंबे कद के व्यक्ति थे। उनका शारीरिक वजन 110 किलो का था और वो जिस भाला से युद्ध कर रहे थे हल्दीघाटी के युद्ध में, उस भाले का वजन था 81 किलो। उनके शरीर का कवच 72 किलो, तलवार मिलाकर कुल वजन जो लिए थे उस युद्ध में 2 क्विंटल 8 किलो के पास लेकर युद्ध कर रहे थे। महाराणा प्रताप जो है हल्दीघाटी के युद्ध में बुरी तरह से घायल हो जाते हैं, तो झाला के नायक ने इनसे अनुग्रह किया कि आप इस युद्ध को छोड़कर निकल जाएं। महाराणा प्रताप जो है इस युद्ध से, चेतक की सहायता से इस युद्ध से निकल जाते हैं। झाला का नायक जो था खुद को महाराणा प्रताप घोषित कर देता है और मुगलों के शाही दल का आक्रमण जो है अपने ऊपर ले लेता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। चेतक जो था महाराणा प्रताप की जान 26 फीट नाले को फान कर बचा लेता है हल्दीघाटी के युद्ध से। हल्दीघाटी के युद्ध के समय कुंभलगढ़ जो थी महाराणा प्रताप की राजधानी थी। कौन थी? कुंभलगढ़ महाराणा प्रताप की राजधानी थी। महाराणा प्रताप की मृत्यु 51 वर्ष की उम्र में एक सख्त धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ाते समय हो गई, क्योंकि वो बहुत घायल थे। 51 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो जाती है 19 जनवरी 1597 को। कब हुई? 19 जनवरी 1597 को। हल्दीघाटी युद्ध हारने के बाद महाराणा प्रताप ने डूंगरपुर के निकट चौर में नई राजधानी बनाई थी। कहाँ बनाई थी? डूंगरपुर के निकट चौर में। दीन-ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित कौन था? तो दीन-ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अकबर था। दीन-ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक राजा बीरबल था। राजा बीरबल जो था महेश दास नाम का एक ब्राह्मण था, जिसके बचपन का नाम महेश दास था, जो अकबर के साथ रहा करता था, अकबर के सलाहकार के रूप में। अकबर इसे कविराज की उपाधि से भी विभूषित किया था। अकबर जो है इससे सलाह लिया करता था। राजा बीरबल बहुत चतुर व्यक्ति थे। अकबर ने जगत गुरु की उपाधि जैन धर्म के जैनाचार्य हरिविजय सूरी को दी थी। किसको दी थी? हरिविजय सूरी को दी। अकबर के शाही दरबार में एक अनुष्ठान के रूप में सूर्य उपासना शुरू कराई गई थी। सूर्य उपासना जो है अकबर ने बीरबल के सलाह पर शुरू किया था। बीरबल जो था अकबर का सलाहकार था। कौन था? बीरबल अकबर का सलाहकार था, जो सूर्य के महत्व के बारे में अकबर को समझाता है। अकबर बीरबल के सलाह को समझता है और उससे प्रभावित होकर जो था अकबर अपने साम्राज्य में जो है सूर्य की पूजा को शुरू करवाता है, जिसको हम सूर्य उपासना कहते थे। ये अकबर के शासनकाल में प्रचलित थी। दरबार राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली जो है अकबर के शासनकाल में प्रचलित थी। किसके शासनकाल में? अकबर के शासनकाल में प्रचलित थी। अकबर के शासन के 15वें वर्ष लगभग 1570 से 71 ईस्वी में टोडरमल ने खालसा भूमि पर भू राजस्व की नवीन प्रणाली, जिसका नाम जब्ती था, को प्रारंभ किया था। किसने किया था? टोडरमल ने किया था। इसलिए इसको टोडरमल बंदोबस्त व्यवस्था भी कहा जाता था। इस प्रणाली में जो है भूमि की पैमाइश एवं खेतों की मूल्य वास्तविक पैदावार को आंकने के आधार पर कर की दरों को निर्धारित किया गया था। क्या किया गया था? कर की दरों को निर्धारित किया गया था। मुगलकालीन भू राजस्व प्रणाली के 2 स्रोत में विभाजित किया गया था। कौन कौन? केंद्रीय आय के स्रोत, स्थानीय आय के स्रोत। इनको भी 2 भागों में बांटा गया था। ठीक है, केंद्रीय आय के स्रोत, स्थानीय आय के स्रोत। हम भूमि के बंटवारे को, मुगल भूमि को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए इनको 3 भागों में बांटा गया था। पहला भाग था खालसा भूमि। खालसा भूमि से जो कर प्राप्त होता था इस चीज़ शाही खजाने में चला जाता था। दूसरा था जागीर भूमि। ये दरबारियों को दिया था, इस पे वो कर वसूल कर सकते थे, लेकिन इस पे अधिकार, प्रशासनिक अधिकार नहीं जताया जाता था। सरीगल या मदद मास ये धार्मिक व्यक्तियों को दिया जाता था या विद्वानों को दिया जाता था। इस पे कोई कर नहीं लिया जाता था। किस पे कर नहीं लिया जाता था? मदद मास भूमि, सरीगल या अनुदान में दिया जाता था। इस पर कोई कर नहीं लिया जाता था। यह प्रणाली जो है बिहार कहाँ का प्रचलित थी? तो देख लीजिए, प्रचलित प्रणाली बिहार, लाहौर, इलाहाबाद, मुल्तान, दिल्ली, अवध, मालवा एवं गुजरात में प्रचलित थी। यानी जब्ती प्रणाली यहाँ प्रचलित थी। ठीक है। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध संगीतकार कौन थे? तानसेन थे। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार जो थे अब्दुल समद थे। कौन थे? अब्दुल समद थे। दसवंत एवं बसवन अकबर के दरबार के चित्रकार थे। दसवंत जो है कुहाड़ का लड़का था, जिसके चित्रकार से अकबर प्रभावित होकर अपने दरबार में इसको रखा था। अकबर के शासनकाल के प्रमुख, बाद में ये विचित होकर व्यक्ति जो है दसवंत आत्महत्या कर लेता है। ठीक है। अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायक कौन थे? तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदास एवं बैजू बावरा। कौन कौन? तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदास एवं बैजू बावरा। अकबर के शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या थी? मनसबदारी थी। क्या थी? मनसबदारी थी। यानी मनसब का मतलब समझ लीजिए, मनसब दरअसल फारसी भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब पद, ओहदा या दर्जा होता था। क्या होता था? पद, ओहदा या दर्जा होता था। मनसब व्यवस्था की शुरुआत जो है खलीफा अब्दुल सैयद
नाम के शख्स ने किया था। लेकिन मनसबदारी व्यवस्था जो है भारत में किसने शुरू की थी? तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने शुरू की थी। भारत में जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था शुरू की थी। मनसब का सीधा मतलब होता था मुग़ल प्रशासन में किसी को कोई ओहदा देना, और जिसे उस पद पर तैनात किया जाता था उसे मनसबदार कहा जाता था। यानी जिस व्यक्ति को मनसब के पद पर रखा जाता था उसको क्या कहा जाता था? मनसबदार कहा जाता था। मनसब का मतलब होता था पद, ओहदा या दर्जा। ठीक है, इसके 3 स्रोत होते थे। पहला था उमरा, जो सबसे छोटा यानी निम्न कोटि का मनसबदार होता था। दूसरा, उसके बाद होते थे अमीर उम्दा, इसको मध्यम कोटि का मनसबदार कहते थे। सबसे उच्च कोटि का मनसबदार होते थे अमीर आजम, इसको सबसे उच्च कोटि के मनसबदार कहते। ठीक है। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती थे, जिनके नाम पर अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम रखा था। यानी जागीर का नाम जो है अकबर शेख सलीम चिश्ती के नाम पर ही रखा था। अकबर नगारा नामक वाद्य यंत्र बजाता था। क्या? नगारा नामक वाद्य यंत्र बजाता था। मुगलों की जो है राजकीय भाषा क्या थी? मुगलों की राजकीय भाषा जो है फारसी थी। क्या थी? फारसी थी, जिसे अकबर के दरबार में बोला जाता। आज हम अकबर के दरबार को सुशोभित करने वाले व्यक्तियों के बारे में पढ़ेंगे, जो कि अकबर द्वारा चुने गए 9 व्यक्तियों का समूह था, जिसको हम नवरत्न के नाम से जानते हैं। उन्हीं व्यक्तियों का नाम लिस्ट पे दिए हैं: अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, राजा मानसिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, फ़कीर वजाउद्दीन, मुल्ला दो प्याजा। इन सभी व्यक्तियों को हम लिस्ट के द्वारा आपके सामने दिखा रहे हैं और इनके बारे में हम बताते हैं। अबुल फजल जो थे, अबुल फजल सूफी शेख मुबारक के पुत्र अबुल फजल का जो जन्म है 1551 में आगरा में हुआ था। उसने मुगलकालीन शिक्षा में साहित्य में अपना बहुत मूल्य योगदान दिया था। शिक्षा एवं साहित्य में बहुमूल्य योगदान कौन दिया था? अबुल फजल दिया था। ये 20 सवारों के रूप में अपना जीवन आरंभ करने वाला अबुल फजल ने अपने चरमोत्कर्ष पर 5000 सवार का मनसब प्राप्त किया था अपने जीवन काल में। ठीक है, 20 मनसब से शुरू करता है और 5000 मनसब तक प्राप्त करता है वह अकबर के दरबार में। अकबर का मुख्य सलाहकार एवं सचिव था। उसे इतिहास, दर्शन एवं साहित्य पर पर्याप्त जानकारी थी। अकबर के दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित भी था। कौन था? अबुल फजल जो है अकबर के दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित भी था। उसने अकबर नामा एवं आईने अकबरी जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की थी। अबुल फजल जो है 1602 ईस्वी में अकबर के निर्देश पर दक्षिण से आगरा लौट रहा था, तो रास्ते में सलीम के निर्देश पर बीर सिंह बुंदेला नामक व्यक्ति ने उसकी हत्या कर दी। कब? 1602 में, यानी अबुल फजल को मार दिया गया सलीम के निर्देश पर। बता रहे हैं फैजी, यानी अकबर के दूसरे नवरत्न जो अबुल फजल के भाई थे। ठीक है, फैजी का जो जन्म है 1547 में हुआ था। ठीक है, अकबर के दरबार में राज कवि के पद पर आसीन थे फैजी। वह दीन इलाही धर्म का कट्टर समर्थक था। 1595 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है, यानी फैजी की जो मृत्यु होती है 1595 में हो जाती है। तानसेन, संगीत सम्राट तानसेन का जन्म जो है ग्वालियर में हुआ था 1506 ईस्वी में। इसके बचपन का नाम था रामतनु पांडे। क्या था? रामतनु पांडे। उसके संगीत का प्रशंसक होने के कारण अकबर जो है उसे अपने नवरत्नों में शामिल करता है तानसेन को। उसने कई रागों का निर्माण किया था। ठीक है, उसके समय में ध्रुपद गायन शैली का विकास हुआ था। किसके समय में? तानसेन के समय में। अकबर ने तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि से सम्मानित किया था। यानी कंठाभरण वाणी विलास, यानी दम इतना मधुर गाता था कि उसके जैसा व्यक्ति उस शताब्दी में था ही नहीं। किसके जैसा? तानसेन के जैसा, जिसके कारण उसको तानसेन को अकबर जो है कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि से सम्मानित करता है। तानसेन की प्रमुख कृतियाँ थी मियाँ की टोकरी, मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग, मियाँ का दरबारी कवि। यानी मानिए तो तानसेन स्वाभाविक रूप से अगर देखा जाए तो वो इस्लाम धर्म स्वीकार कर चुका था, यानी इस्लाम में परिवर्तित हो चुका था तानसेन। ठीक है, तानसेन जो कैस्त परिवार में जन्म लिया था। ये रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में अकबर के आने से पहले रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में रहता था। एक प्रसिद्ध बीरबल का जन्म जो कालपी में हुआ था 1528 में। ठीक है, एक ब्राह्मण जाति में इसका जन्म हुआ था। बीरबल के बचपन का नाम जो है महेश दास था। क्या था? महेश दास के बालक को बड़ा होकर बीरबल कहा जाने लगा। यह अकबर के बहुत ही नज़दीक था। उसकी छवि अकबर के दरबार में एक कुशल वक्ता, कहानीकार एवं कवि के रूप में थी। क्या थी? कहानीकार एवं कवि के रूप में अकबर के दरबार में जो है बीरबल की छवि थी।
अकबर ने उसकी योग्यता से प्रभावित होकर उसे कविराज एवं राजा की उपाधि से प्रदान की। किसको? बीरबल को। साथ ही 2000 का मनसब भी प्रदान किया। अकबर ने बीरबल को 2000 का मनसब प्रदान किया था। ठीक है। बीरबल पहला एवं अंतिम हिंदू राजा था जिसने दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया था। 1583 ईस्वी में बीरबल को न्याय विभाग का सर्वोच्च अधिकारी बनाया गया। कब? 1583 ईस्वी में। 1586 ईस्वी में जो है यूसुफ जई जातियों के विद्रोह को दबाने के लिए बीरबल जाता है, जहां उसकी हत्या कर दी जाती है 1586 ईस्वी में यूसुफ जई जातियों द्वारा। टोडरमल, ठीक है, टोडरमल भी अकबर के नौरतन में था। देखिए टोडरमल अकबरनामा के अनुसार अकबर के दरबार का एक दिश से उत्तर प्रदेश के एक क्षत्रिय कुल में पैदा होने वाला टोडरमल ने अपने जीवन की शुरुआत जो है शेरशाह सूरी के यहाँ नौकरी करके की थी। कहाँ? शेरशाह सूरी के पास टोडरमल पहले प्रारंभ में करता था अकबर के दरबार में आने से पहले। ठीक है। टोडरमल जो है 1562 ईस्वी में अकबर की सेवा में आने के बाद 1572 ईस्वी में गुजरात का दीवान बनाया गया। यानी अकबर की सेवा में कब आया? यानी अकबर के दरबार में 1562 में टोडरमल आ जाता है और 1572 में जो है गुजरात का दीवान भी बना दिया गया। यह अर्थ मंत्री भी था। ठीक है। टोडरमल ने भूमि की पैमाइश के लिए जब्ती प्रणाली चलाई। टोडरमल ने एक सैनिक एवं सेना नायक के रूप में कार्य किया। 1589 ईस्वी में टोडरमल की मृत्यु हो गई। कब हो गई? 1589 ईस्वी में जो है टोडरमल की मृत्यु हो गई। मानसिंह, आमेर के राजा भारमल के पौत्र मानसिंह ने अकबर के साम्राज्य विस्तार में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है। यानी अकबर के साम्राज्य को फैलाने में इसका सबसे अहम भूमिका था, हाथ था। मानसिंह से संबंधित होने के बाद, यानी मानसिंह से जो संबंध हुआ होने के बाद अकबर हिंदुओं के साथ उदारता का व्यवहार करने लगा। यानी हिंदुओं के साथ दया दिखाने लगा। करते हुए जजिया कर को समाप्त कर दिया। काबुल, बिहार एवं बंगाल आदि प्रदेशों पर मानसिंह ने सफल सैनिक अभियान भी चलाया। ठीक है। मानसिंह जो था राजा भारमल का पौत्र था। अब्दुल रहीम खाने खाना, बैरम खां का पुत्र अब्दुल रहीम खाने खाना उच्च कोटि का जो है विद्वान एवं कवि था। क्या था? उच्च कोटि का विद्वान एवं कवि था। उसने तुर्की में लिखे बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खाने खाना ने। जहांगीर अब्दुल रहीम के व्यक्तित्व से सर्वाधिक प्रभावित था, जो उसका गुरु भी था। ठीक है। रहीम को गुजरात प्रदेश जीतने के बाद अकबर जो है खाने खाना की उपाधि से सम्मानित करता है। यानी अकबर जो है अब्दुल रहीम खाने खाना को कब खाने खाना की उपाधि से सम्मानित करता है? जब अब्दुल रहीम गुजरात जीतता है, उसके बाद जो है अकबर इन्हें खाने खाना की उपाधि से सम्मानित कर देता है। अजीउद्दीन जो अकबर के दरबार का प्रधान रसोइया था, जिसको अकबर जो है अपने नवरत्नों में शामिल करके रखता है। किसको? तो फ़कीर अजीउद्दीन को जो है अकबर नवरत्नों में जगह देता है और इनको शामिल करता है। यह रसोई घर के प्रधान रसोइया थे। मुल्ला दो प्याजा, ठीक है। मुल्ला जो प्याजा जो थे अकबर के दरबार में नवरत्न में शामिल थे। ये जो थे इनका वास्तविक नाम अबुल हसन था। ठीक है। इनके पिता जो थे शिक्षक थे। इनको भी ये अपनी ही तरह बनाना चाहते थे, लेकिन ये घर 9 वर्ष की अवस्था में जो है घर को छोड़ देते हैं और पिता की खोज में निकल जाते हैं। जब पिता घर छोड़ के चले जाते हैं तो ये अकबर के दरबार में कैसे आते थे? तो अकबर के दरबार में जो है ये मुर्गी खाना में नौकरी के लिए आते हैं और करते भी हैं। मुर्गी खाना में नौकरी करते हैं। मुर्गियों का जो लिस्ट चार्ट आता था कि इतना दाना, इतना राशन खाया है, महीने में इतना ज़्यादा खर्च आया, उसका गिरावट कर दिया। कैसे? तो शाही रसोइया में जो खाना बचा कुचा रहता था मुर्गियों को, बचा खुचा खाना जो है मुर्गियों को दे देते थे, जिससे उसके चार्ट लिस्ट में जो है यानी गिरावट आ गई। किसमें? खर्च में, महीने के खर्च में। तो जब अकबर के पास इसका लिस्ट पहुंचता है तो अकबर देखता है तो अकबर बहुत प्रभावित होता है और अबुल हसन से मिलने के लिए आता है और पूछता है कि आखिर तुम ये किए कैसे? तो वो बताता है कि हजूर, आपके शाही रसोइया में जो सबके खाने के बाद जो बचा कुचा खाना था उसको हम फेंकने के बजाय इन मुर्गियों को खिला देते हैं, जिससे कि काफ़ी बचावट हो जाती है पैसे में। ठीक है। इससे अकबर बहुत प्रभावित होता है। अकबर जो है उसको अपने पुस्तकालय में नौकरी पे रखता है। तो पुस्तकालय में भी जब उसको नौकरी पे रखा गया उससे भी वो खुश नहीं था, क्योंकि वो पढ़ा लिखा व्यक्ति था। वो तो अकबर के नौरत्न में शामिल होना चाहता था। तो अकबर जो है पुस्तकालय में नौकरी करने के लिए रखता है। तो पुस्तकालय की भी स्थिति उस समय ख़राब थी, कई पुस्तक फट गए थे। तो जो है पुस्तकालय के पुस्तकों को जो है भेंट स्वरूप अकबर के पास जो अकबर को देने आते थे, यानी भेंट करने के लिए हजूर को जो नजराना लाते थे उसको मलमल के कपड़े में लाते थे। ठीक है। उनको वो फेंके हुए कपड़े को उठा लेता है दीवार के पीछे से, शाही दीवार के पीछे जाकर उठाता है और शाही दर्जी से सिलवाकर उस कपड़े को जो है पेपर जिल्ड बनवाकर किताबों को मरवा देता है। इसको देख अकबर जब आता है
पुस्तकालय में, तो देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। फिर अबुल हसन को बुलाता है और पूछता है ये तुमने कैसे किया कि इसमें भी गिरावट आ गई। था हजूर, इसमें जो जिल्द का खर्चा होता था वो जो है हमने बचाया क्या, तो आपको भेंट करने आए लोगों ने जो नजराना तोहफा जो भी आपके लिए मलमल के कपड़ों में लाते थे, उनका हमने जिल्द बनवाकर सही दर्जे से इन किताबों को है जो कि मरम्मत कर दिया, जिससे इनका लाइफ बच गया है और पैसे के खर्च को भी बचाया गया है। इससे भी अकबर बहुत प्रभावित होता है। उसके बाद इसको अकबर अपने नौरतन में शामिल करता है और इसको जो है भोजन में 2 प्याज अत्यधिक अच्छे लगते थे, इसलिए इसको अकबर जो है संज्ञा देता है, मुल्ला 2 प्याजा की उपाधि से नवाजित करता है। किसको? अबुल हसन को। इससे हमको पता चलता है कि अबुल हसन जो था कितना जुगाड़ू किस्म का व्यक्ति था, यानी वो प्रयास करना बंद नहीं करता था। दिन के 12 घंटे वो प्रयास में लगा रहता था कैसे वो अकबर के नौरत्नों में शामिल हो जाए। तो ये लोग थे अकबर के नौरत्न, जो कि अकबर के नौरत्न जो थे बहुत विद्वान व्यक्तियों का समूह था, जिसके बारे में हमने आपको विस्तार से बताया है। अकबर द्वारा जीते गए प्रदेश एवं वहाँ के शासक एवं मुगल सेनापति द्वारा हुए आक्रमण के बारे में हम आपको बताते हैं। ठीक है। मालवा जो है 1561 में मालवा का शासक था बाज बहादुर। कौन था? बाज बहादुर मालवा का शासक था, जो कि अकबर के भेजे हुए सेनापति से लड़ता है। किससे? आदम खां एवं पीर मोहम्मद से लड़ाई करता है और इस लड़ाई बीच वो मालवा को हाथ से खो देता है और मालवा मुगलों में मिला दिया जाता है। 1561 को मालवा कहाँ आ जाता है? मुगलों के अधिकार क्षेत्र में शामिल हो जाता है। 1562 में आइए, 1562 में चुनारगढ़ पर अफ़गानों का शासन था। किसका शासन था? अफ़गानों का शासन था। तो इनको परास्त करने के लिए अकबर जो है अब्दुल्ला खां को भेजता है। अब्दुल्ला खां उज़्बेक जो है 1562 में अफ़गानों के ऊपर आक्रमण कर अफ़गानों को परास्त कर देता है और इस प्रकार चुनार दुर्ग को भी मुगलों में मिला लिया जाता है, यानी मुगलों के क्षेत्र में चुनार दुर्ग भी शामिल हो जाता है। कब? 1562 ईस्वी में। आइए गोंडवाना राज्य। गोंडवाना 1564 यानी आसफ का आक्रमण करता है अकबर के आदेश पर। गोंडवाना की शासिका थी वीर नारायण एवं दुर्गावती। वीर नारायण जो थे दुर्गावती के पुत्र थे, जिसको दुर्गावती जो थी वहाँ का शासक बनाई थी और उसकी संरक्षिका के रूप में वहाँ शासन करती थी। लगभग 16 वर्षों तक दुर्गावती जो थी गढ़मंडला पर शासन की थी, यानी गोंडवाना पर शासन की थी, और उसके उपरांत घिर जाने से, शत्रुओं से घिर जाने के कारण आत्महत्या कर लेती हैं। कब? 1564 को दुर्गावती और वीर नारायण दोनों की मृत्यु हो जाती है। और इस प्रकार देखा जाए तो गोंडवाना भी मुगलों के क्षेत्र में शामिल हो जाता है, यानी अकबर द्वारा गोंडवाना को भी जीत लिया जाता है। कब? 1564 में गोंडवाना को भी अकबर द्वारा जीत लिया जाता है। आइए आमेर। 1562 में आमेर का जो राजा था भारमल, जिसको बिहारी मल कह सकते हैं, राजपूत जाति के थे। ठीक है। इन्होंने अकबर के समक्ष स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर ली। क्या कि स्वेच्छा से बिना लड़े हुए अकबर के समक्ष हार मान गए। इससे कई राजपूत जाति के लोग इनके खिलाफ हो गए राजा कि क्या किए, बिना लड़े कैसे हार मान सकते हैं, मुगलों के आगे लड़ना चाहिए था। तो 1562 ईस्वी में जो है आमेर भी मुगलों के राज्य में शामिल हो जाता है, लेकिन ये स्वेच्छा से होता है, जिसके कारण इस पर आक्रमण नहीं किया जाता है और इससे अकबर का संबंध जुड़ जाता है। यानी भारमल जो थे अपने ज्येष्ठ पुत्री का विवाह राजा अकबर से कर देते हैं, यानी हरका भाई, जिसका लोक प्रचलित नाम है जोधा भाई, का विवाह हो जाता है। ठीक है। सांभल में करते हैं 1562 में। ठीक है। अब ये मेरता 1562, यहाँ जयमल शासक करता था। कौन? जयमल, जो उदय सिंह का सामंत था। ठीक है। जयमल मेरता पर शासन करता था, लेकिन मेरता पर अकबर जो है सरफुद्दीन को भेजता है आक्रमण करने के लिए, यानी सरफुद्दीन जो है जयमल के ऊपर आक्रमण करता है। कब? 1562 में, और देवदास और जयमल को हराकर मेरता पर अधिकार कर लेता है और मुगलों के रण क्षेत्र में मेरता को भी शामिल कर लिया जाता है 1562 में। ठीक है। आइए मेवाड़। 1567 में जो है अकबर राजस्थान के मेवाड़ चित्तौड़गढ़ किले पर आक्रमण करवाता है। ठीक है। और जयमल जो है वहाँ से हट जाता है फतेह सिंह और जो जौहर सिंह के ऊपर अपने किले का भार सौंप कर। इन दोनों वीरों ने बहुत वीरता से मुगलों का सामना किया और वीर गति को प्राप्त हो गए। ठीक है। वीर गति को 1568 में जो है, यानी मेवाड़ को भी मुगलों के साम्राज्य में मिला लिया जाता है। लेकिन जब इस यहाँ मेवाड़ पर जब 1568 में चित्तौड़गढ़ किले को जीत लिया गया मुगलों द्वारा, तो यहाँ जानते हैं 30,000 राजपूतों को कटवा दिया अकबर, जिसके कारण अकबर के नाम पर काला धब्बा लग गया। अकबर इसी धब्बा को सुधारने के लिए आगरा में
किला के बाहर इन लोगों का मूर्ति बनवाया, उनके बारे में विस्तार से बताया, जयमल और फतेह सिंह जवाहर सिंह के बारे में। ठीक है, अब आइए रणथम और 1576 का लड़ाई तो हम आपको बता ही दिए हैं कि अकबर के सेनापति मान सिंह एवं आसफ खां के बीच होता है। ठीक है, 1576 का लड़ाई जिसमें अकबर विजयी होता है। अब आइए रणथंभौर 1569 में सूरज नहरा यानी भगवान दास एवं अकबर एवं आसफ खां ने रणथंभौर को भी अपने साम्राज्य में कब मिला लिया? 1569 में, जहाँ का शासक सूरज नाहरा थे। ठीक है, ये हार गए 18 मार्च 1569 को। ठीक है, कालिंजर किला यह यूपी के बांदा जिला में स्थित है। कहाँ स्थित है? यूपी के बांदा जिला में स्थित है। इस किले को अवैध माना जाता था। इस पर शासन रामचंद्र, रीवा के राजा रामचंद्र का था। ठीक है, यानी रीवा के राजा रामचंद्र का, यानी तानसेन इसी के राजा दरबार से आए थे, समझिएगा। तो रीवा के राजा रामचंद्र का था किस पर? कालिंजर पर अधिकार। लेकिन 1569 ईस्वी में अकबर जो है मजनू खां को भेजता है इस पर आक्रमण कराने के लिए। मजनू खां जो है इस पर आक्रमण कर इसको भी अपने अधिकार क्षेत्र में मिला लेता है। मारवाड़ 1570 में रावचंद्र सेन स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। और जैसलमेर भी 1570 में राव हरिहर राय स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। इस प्रकार मुगलों ने उत्तर भारत के अधिकांश भागों को। बीकानेर का शासक कौन था? कल्याणमल 1570 में स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर लेता है मुगलों के सामने। अब बीकानेर को जो है मुगल साम्राज्य में मिला लिया जाता है। कब? 1570 में। इस प्रकार कल्याणमल जो है वहाँ का शासक पद से हट जाता है। गुजरात विजय। ठीक है, गुजरात विजय का अभियान जो है अकबर चलाता है 1572 में। गुजरात का शासक 1571 से 73 तक मुजफ्फर का तृतीय था। गुजरात एक समृद्ध, उन्नतिशील एवं व्यापारिक केंद्र के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत आगे था, जिसके कारण अकबर यहाँ पहले से ही आक्रमण करने की नीति यानी योजना बना रहा था। अकबर जो है सितंबर 1572 में गुजरात अभियान के लिए स्वयं प्रस्थान करता है। उस समय गुजरात का जो शासक था मुजफ्फर का तृतीय था। दोनों के बीच लगभग 1.5 माह के कड़े संघर्ष के बाद 26 फरवरी 1573 तक अकबर ने सूरत, अहमदाबाद एवं कैंपे पर अधिकार कर लिया था। कहाँ गुजरात के किले पर अधिकार कर लिया था? सूरत, अहमदाबाद एवं कैंपे पर जो है अधिकार कर लिया था। अकबर जो है गुजरात का नया गवर्नर मिर्जा अजीज कोका को बनाया। ठीक है, नया गवर्नर जो है अकबर मिर्जा अजीज कोका को बनाता है। अकबर गुजरात अभियान के दौरान ही सर्वप्रथम वहाँ समुद्र को देखता है पहली बार। उसके पहले जो है कभी अकबर जो है समुद्र को नहीं देखा था। पहली बार जो अकबर समुद्र को कहाँ देखता है? गुजरात में देखता है। यहीं जो है पहली बार वो पुर्तगालियों से भी मिलता है। कौन? अकबर पुर्तगालियों से यहीं पर सर्वप्रथम मिलता है। बिहार एवं बंगाल विजय। देखिए, बिहार एवं बंगाल विजय का अभियान जो है अकबर 1574 में चलाता है। ठीक है, बिहार पर सुलेमान करानी अकबर की अधीनता में शासन करता था। बाद में उसकी मृत्यु के बाद जो है उसका पुत्र दाऊद ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। अकबर ने दाऊद को हराने के लिए जो है मुनीम खां के नेतृत्व में मुगल सेना को भेजता है दाऊद को हराने के लिए। और स्वयं अकबर जो है मुनीम खां की सहायता के लिए पीछे से जाता है। ठीक है, दाऊद जो है मुनीम खां से युद्ध करता है 1574 में, लेकिन हार जाता है, जिस कारण से वो कहाँ भागता है? बंगाल भाग जाता है, बिहार छोड़। बंगाल में जब भागता है तो दाऊद को हराने के लिए मुनीम खां बंगाल पहुँचता है। और बंगाल के स्वर्ण रेखा नदी के किनारे जो है पूर्वी तट पर युद्ध होता है। उस समय वह दाऊद को परास्त कर देता है 1575 में। इस प्रकार बंगाल एवं बिहार पे मुगलों का शासन हो जाता है। दाऊद की मृत्यु हो जाती है जुलाई 1576 में। ठीक है, काबुल 1581 में। यहाँ का शासक कौन था? हकीम मिर्जा था। कौन था? हकीम मिर्जा, यानी कह सकते हैं सुलेमान मिर्जा, जो अकबर का सौतेला भाई था। कौन था? सौतेला भाई था। सम्राट बनने की लालसा में पंजाब पर आक्रमण करता है। उसके विद्रोह को कुचलने के लिए अकबर ने 8 फरवरी 1581 ईस्वी को एक बृहद सेना के साथ अफगानिस्तान की ओर प्रस्थान किया। अकबर के आने का समाचार सुनकर जो है मिर्जा हकीम काबुल की ओर वापस हो गया। क्या हो गया? काबुल की ओर जाने लगा। 10 अगस्त 1581 ईस्वी को है जो अकबर ने मिर्जा की बहन बख्तिनिसा बेगम को जो है काबुल की सूबेदारी सौंपी। किसको? बख्तिनिसा बेगम को 10 अगस्त 1581 ईस्वी को जो है मिर्जा की बहन को, बख्तिनिसा को काबुल की सूबेदारी सौंप दी अकबर ने। कालांतर में जो है अकबर ने काबुल को साम्राज्य में मिला लिया और मान सिंह को जो है सूबेदार बनाया। कहाँ का? काबुल का मान सिंह को सूबेदार बनाया। कश्मीर 1586 में यूसुफ याकूब शासक था, लेकिन इसको हराकर भगवान दास एवं कासिम ने कश्मीर पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार कश्मीर को जो है मुगलों के अधीन 1586 में कर लिया गया। उड़ीसा 1582 में निसार खां यहाँ का शासक था। उड़ीसा का शासक कौन था? निसार खां था, जो 1590 से 1592 ईस्वी तक शासन किया है।
ठीक है। 1590 ईस्वी में राजा मान सिंह के नेतृत्व में जो है मुगल सेना में उड़ीसा के शासन के ऊपर हमला किया जाता है। निसार खां जो था विवश होकर आत्मसमर्पण कर देता है, परंतु अंतिम रूप से जो है उड़ीसा को 1592 ईस्वी में मुगल साम्राज्य में मिलाया गया। कब मिलाया गया? 1592 ईस्वी में। सिंध 1593 में जानी बेग सिंध पर शासन कर रही थी। देखिए, अकबर ने अब्दुल रहीम खाना को सिंध जीतने का दायित्व सौंपा। 1591 ईस्वी में सिंध के शासक जानी बेग एवं खाना के मध्य कड़ा संघर्ष हुआ। अंततः सिंध पर मुगलों का अधिकार हो गया। कब हो गया? 1591 में सिंध पर मुगलों का अधिकार हो गया। 1593 में सिंध पर जो है मुगलों का अधिकार हो गया। बलूचिस्तान, यहाँ का शासक कौन था? पन्नी अफगान। 1595 में बलूचिस्तान पर पन्नी अफगान का शासन था। मीर मासूम जो है इसके ऊपर अधिकार कर लेता है आक्रमण कर और बलूचिस्तान को भी जो है मुगलों के साम्राज्य में मिला लिया जाता है। कब? 1595 में। अब आइए, विजय का अभियान अकबर 1595 में चलाता है, लेकिन देखा जाए तो बैरम खां के संरक्षण काल में ही 1556 से 60 के बीच कंधार जो है मुगलों के हाथ से निकल गया था। यानी कंधार पर शासन जो हो गया था मुजफ्फर हुसैन मिर्ज़ा का हो गया था। लेकिन मुजफ्फर हुसैन मिर्ज़ा जब कंधार पे शासन कर रहा था तो अकबर का सरदार यानी मुग़ल सरदार शाह बेग ने उस पर आक्रमण किया। तो शाह बेग से लड़ने के बजाय जो होता है मुजफ्फर का हुसैन बिना लड़े आत्मसमर्पण करके स्वेच्छा से कंधार को मुग़लों को सौंप देता है और वहाँ का मनसबदार बन गया, अकबर का मनसबदार बन गया। इस तरह अकबर ने मेवाड़ के अतिरिक्त संपूर्ण उत्तर भारत पर अधिकार करने में सफल हुआ। केवल मेवाड़ ही जो था उत्तर भारत में जिस पर अकबर अधिकार नहीं कर पाया, केवल युद्ध होता था मेवाड़ पे, मगर अधिकार जल्दी नहीं कर पाया जब तक महाराणा प्रताप जीवित थे तब तक। ये थे अकबर द्वारा उत्तर भारत के जीते गए प्रदेश जिस पे अकबर सफलता से राज्य करता था। दक्षिण भारत में जीते गए प्रदेश के बारे में बताते हैं। दक्षिण भारत में जीते गए प्रदेश के बारे में बताने से पहले हम आपको बता देते हैं कि अकबर दक्षिण भारत की यात्रा कैसे शुरू करता है। देखिए, अकबर की दक्षिण भारत की जो यात्रा थी, बहमनी राज्य के विखंडन के उपरांत बने खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर एवं गोलकुंडा को अकबर ने अपने अधीन करने के लिए 1591 ईस्वी में जो है एक दूत मंडल को दक्षिण की ओर भेजा गया। यानी मुगल साम्राज्य के सीमा के सर्वाधिक नज़दीक होने के कारण जो है खानदेश मुगल आधिपत्य को स्वीकार कर लेता है। खानदेश को दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। यानी मुगल जो है दक्षिण भारत में इसी द्वार से घुसकर कई राज्यों पर अधिकार किए थे। देखिए, आइए उसके द्वारा जीते गए प्रदेश। खानदेश 1591 में यहाँ का शासक था अली खां, स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर लेता है। ठीक है। दौलताबाद 1599 में यहाँ की शासक चांदी बीवी थे जो मुराद अब्दुल रहीम खाना अबुल फजल अकबर दौलताबाद को 1599 में चांदी बीवी से ले लेते हैं, यानी मुगल साम्राज्य में मिला लेते हैं। अहमदनगर 1600 बहादुर शाह, ठीक है, यहाँ का शासक था। चांदी बीवी संरक्षिका थी। चांदी बीवी जो है बाद में आत्महत्या कर लेती हैं। अहमदनगर को भी जो है मुगल साम्राज्य में मिला लिया जाता है। कब? 1600 में। असीरगढ़ में आइए, यहाँ का शासक मीरन बहादुर था जो 1601 में यहाँ शासन कर रहा था। असीरगढ़ पे जब अकबर जो है आक्रमण करता है तो मीरन बहादुर जो था अपने आप को असीरगढ़ के किले में बंद कर लेता है। तो असीरगढ़ के किले को जो है अकबर सोने की कुंजी से खोलता है और वहाँ के प्रजा को खूब सारे धन दौलत लुटाकर कपट द्वारा अपने तरफ कर लेता है। इस प्रकार विवश होकर मीरन बहादुर जो था अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है। अकबर जो है 4000 अशरफिया इसको वार्षिक रूप में देता है, वार्षिक पेंशन के रूप में देता है। और इस प्रकार जो था असीरगढ़ का अभियान जो था अकबर का अंतिम अभियान था। ठीक है, असीरगढ़ का अभियान जो है दक्षिण भारत का अकबर का अंतिम अभियान था। द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्य को हम लोग देख लिया जाए, ठीक है, जिसको वर्षों के द्वारा दर्शाया गया है। तो आइए अकबर जो है कौन सा कार्य कब शुरू करता है और कौन सा कार्य कब ख़त्म करता है उसके बारे में हम आप पढ़ लेते हैं। तो पहला क्या था? दास प्रथा का अंत अकबर जो है कब करता है? तो दास प्रथा का अंत जो है अकबर 1562 में कर देता है। दास प्रथा था क्या? तो युद्ध में हारे हुए परिवार को बंदी बना लिया जाता था। ठीक है, योद्धा के जो परिवार हार जाते थे राजा के, उनके परिवारों को बंदी बनाकर दासित्व के लिए रखा जाता था और उनसे सेवा करवाया जाता था। यह जो प्रथा थी 1562 में है। दास प्रथा को अकबर बंद कर देता है, इसी प्रथा को। ठीक है, आइए अकबर को हरम दल से मुक्ति कब मिलती है? तो हरम दल से जो अकबर को मुक्ति मिल जाती है 1562 में। हरम का मतलब होता था पवित्र स्थान या वर्जित क्षेत्र कह लीजिए, जहाँ पुरुषों का जाना अनिवार्य नहीं था। यहाँ एक पुरुष की अनेक स्त्रियाँ रहती थी। ठीक है, हरम दल की जो मुखिया थी महामंगा थी, जिजियंगा आदम खां, महामंगा का जो पुत्र था मुनीम खां, देख लीजिए। और अकबर भी इस दल के प्रभाव में रहा है।
अकबर जब तक इस दल का प्रभाव में रहा है तब तक के शासन को हम पेटीकोट शासन या पर्दा शासन कह सकते हैं। ठीक है, अकबर जो है हरम दल को अपने आप से कब अलग कर देता है तो 1562 में जो है अकबर हरम दल से अपने आप को मुक्ति कर लेता है। ठीक है, अब आइए तीर्थ यात्रा कर के बारे में पढ़ेंगे। तीर्थ यात्रा कर जो है एक पवित्र स्थल पर लगने वाला कर था। अगर किसी को तीर्थ यात्रा पर जाना है तो उसको यह कर, पवित्र देवालय घूमने जाना है, कहीं भी मस्जिद जाना है तो उसको यह कर देना पड़ता था, जिसको अकबर जो है अपने साम्राज्य में 1563 में बंद करवा देता है तीर्थ यात्रा कर। ठीक है, जजिया कर को भी बंद करवा देता है। कब अकबर? जजिया कर जो था 1564 में बंद करवा देता है। ये गैर मुस्लिम जनता पर लगाया जाता था, यानी कोई जो है अगर इस्लामिक राज्य में रहना चाहता था गैर मुस्लिम जनता तो उसको उस राज्य में जजिया कर भरना पड़ता था, जिससे वह अपने धर्म का निर्वाह कर सके और उसको कोई दिक्कत ना हो। जजिया कर से जो है मुग़ल सल्तनत में भारी मात्रा में जो है धन का मुनाफा होता था, लेकिन अकबर जो है इसके बारे में नहीं सोचता है और जजिया कर को जो है अपने साम्राज्य में बंद करवा देता है, जिससे हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अकबर की छवि जो है काफ़ी उभर के सामने आती है। अकबर यही चाहता था कि हमारी छवि जो है बने और वह अच्छे शासक के रूप में इन लोगों के नज़र में आए, क्योंकि अकबर जानता था कि हिंदू और मुसलमानों को साथ लेकर ही चलने में साम्राज्य जो है ज़्यादा दिन तक ज़्यादा बलवान दिखेगा, यानी साम्राज्य बड़ा करेगा। ठीक है, यही चाहता था अकबर। फतेहपुर सीकरी की स्थापना एवं राजधानी जो थी आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरण कब करता है? 1571 में। ठीक है, फतेहपुर सीकरी जो है सम्राट अकबर के द्वारा बसाई गई राजधानी थी। ठीक है, पहले इसका नाम सीकरी था, लेकिन जब अकबर गुजरात के लिए कूच करता है यहाँ से 1573 में, ठीक है, तो गुजरात को जब जीत कर आता है तो सीकरी शहर को एक नाम देता है फतेहपुर सीकरी, यानी विजय की नगरी। ठीक है, इसी समय से इसका नाम जो है फतेहपुर सीकरी रहता है। इससे पहले जो मुग़लों की राजधानी थी आगरा थी। ठीक है, फतेहपुर सीकरी में कई किला देखने को मिलेगा, जैसे बुलंद दरवाज़ा एशिया का सबसे बड़ा दरवाज़ा है। ठीक है, और ये जो हिंदू और इस्लामिक परंपराओं से उकेरा गया है, इसके डिज़ाइन बनवाए गए हैं, इसके दरवाजे पे कई तरह की कलाकृति दिखाई गई है ना। और ये जो है लाल पत्थर से निर्मित दरवाज़ा है। इसमें जो है जोधाबाई का महल, ठीक है, जहांगीर महल, इबादत खाना, ख्वाब खाना, बिरबल की कोठरी, मरियम मकानी, कितने सारे महल देखने को मिल जाएंगे। जब आगरा से 36 किलोमीटर दूर है सीकरी स्थान पश्चिम दिशा में। ठीक है, आप जाइएगा ना तो काफ़ी चीज़ देखने को मिलेगा नया, जो कि आप कभी घूमिएगा तो पता चले। आइए अब इबादत खाना की स्थापना कब होती है? तो इबादत खाने की स्थापना जो है 1575 में होती है। ठीक है, अकबर ने 1575 ईस्वी में जो है इबादत खाने का निर्माण करता है। ठीक है, प्रारंभ में जो है अकबर सुन्नी धर्म के बाहरी रूपों को मानता रहा। ठीक है, इस समय उसका जो संपर्क है शेख मुबारक और उसके 2 पुत्रों से होता है। किससे? तो अबुल फजल तथा फैजी से हुआ, जिसके विचारों से परिवर्तन आ गया अकबर के अंदर। ठीक है, तब उसने दार्शनिक एवं धर्मशास्त्रिक प्रश्न पर वाद विवाद हेतु फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का निर्माण कराया। इसमें जो है बादशाह की अध्यक्षता में सैयद, शेख, उलेमा, धार्मिक धर्म चर्चा किया जाता था। ठीक है, प्रारंभ में यही सब थे। बाद में जो है इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों के लिए प्रवेश की अनुमति कब मिल गई? तो 1578 में आई है। इस समय सभी धर्मों को इसमें प्रवेश करने की अनुमति मिल गई, इसलिए क्योंकि अकबर जो था सभी धर्मगुरु से निराश हो गया था और सभी धर्मों को इसमें स्वतंत्र रूप से इसको धर्म संसद के लिए खोल दिया गया। कोई वर्जित नहीं, सभी धर्म जो चाहें जब चाहें आकर इसमें वाद विवाद कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए मजहर की घोषणा तो 1579 में की जाती है। ठीक है, मजहर जो है समस्त धार्मिक मामलों को अपने हाथों में लेने के लिए जो है अकबर 1579 ईस्वी में शेख मुबारक से मजहरनामा तैयार करवाता है और उसकी घोषणा करता है। ठीक है, जिसमें धर्मों के मामले में सर्वोच्च बना दिया। इस पर 5 उलेमाओं या इस्लामी धर्म विद्वानों का हस्ताक्षर थे। मजहर को स्मिथ जो है और बुल्ले जले हेग ने अचूक आज्ञा पत्र कहा है। क्या कहा है? अचूक आज्ञा पत्र कहा है। मजहर जारी होने के बाद जो है अकबर सुल्तान आदिल या इमाम आदिल न्यायिक शासक की उपाधि धारण की थी। इस दस्तावेज में अकबर को जो है यानी मजहर में उसे आमिर उल मोमिन कहा गया है। क्या कहा गया है? आमिर उल मोमिन। उसे आमिर
उल मोमिन कहा गया है। ठीक है, किस में कहा गया है? तो मजहर में कहा गया है अकबर को। अब आइए दीन इलाही धर्म की स्थापना। दीन इलाही धर्म की स्थापना जो है 1582 में की जाती है। दीन इलाही धर्म कह लीजिए या सुलह कुल कह लीजिए, इसको सुलह कुल भी कह सकते हैं, जिसकी स्थापना अकबर किया था। देखिए 1582 में मुगल सम्राट अकबर द्वारा एक समरूप धर्म था जिसमें सभी धर्मों के मूल तत्वों को डाला। इसमें प्रमुख हिंदू एवं इस्लाम धर्म थे। ठीक है, इनके अलावा जो पारसी, जैन एवं ईसाई धर्म के मूल विचारों को भी शामिल किया गया था। ठीक है, और सुलह कुल इसी को कहा जाता है। यह महसूस किया गया कि सभी धर्मों का एक ही उद्देश्य है, अतः उसने सर्वधर्म समन्वय अर्थात सब धर्मों की अच्छी बातें लेने का मार्ग पकड़ा। इसी को उसने सुलह कुल कहा। इस तरह जो है सब धर्मों की अच्छी बातों को लेकर उसने दीन इलाही धर्म के चलाया। क्या चलाया? दीन इलाही धर्म चलाया। कब चलाया? तो 1582 में दीन इलाही धर्म की स्थापना हुई। ठीक है, इस समय जो है दीन इलाही धर्म इलाही सनवत की शुरुआत जो है अकबर कब करता है? तो इलाही सनवत की शुरुआत 1583 में करता है। ठीक है, राजधानी लाहौर स्थानांतरित कब हुई थी? तो 1585 में हुई थी। हम बता दिए थे कि राजधानी फतेहपुर सिकरी से 1585 में स्थानांतरित हो गई थी। कहाँ? लाहौर में हो गई थी। ठीक है, आइए अकबर द्वारा दिए गए उपाधियों को हम देख लेते हैं। ठीक है, अकबर जो है आमेर के राजा भारमल के पुत्र यानी बिहारी मल के पुत्र भगवान दास को जो है अकबर आमिर उल उमरा की उपाधि देता है। क्या देता है? आमिर उल उमरा की उपाधि। कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि जो है अकबर तानसेन को देता है। तानसेन को बताए हैं कि अकबर के दरबार में आने से पहले कहाँ रहते थे? तो रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में रहते थे तानसेन। ठीक है, मुगल सम्राट अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की। क्या की? अनुवाद विभाग की स्थापना की। आइए, अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। अकबर ने बीरबल को जो है कवि प्रिय एवं नरहरि को जो है महापात्र की उपाधि प्रदान की। किसको? नरहरि को महापात्र की उपाधि प्रदान की। बुलंद दरवाजा का निर्माण जो है अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। जब वो गुजरात विजय जीत कर आया था तो सिकरी में है, फतेहपुर सिकरी में वह बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाता है। ठीक है, चार बाग बनाने की परंपरा जो है अकबर के समय में शुरू हुई थी। किसके समय में? अकबर के समय में शुरू हुई थी। अकबर जो है श्री कलम की उपाधि अब्दुल ससमत को एवं जरी कलम की उपाधि जो है मोहम्मद हुसैन काश्मीरी को देता है। अब्दुल ससमत जो है फारस का एक प्रसिद्ध चित्रकार था जिसको अकबर जो है श्री कलम की उपाधि से नवाज देता है। श्री कलम जो है कलम नहीं, एक किताब थी जिसकी उपाधि उसको मिली थी। ठीक है, और जरीन कलम का अर्थ भी सुनहरी कलम या एक किताब थी जो अकबर बादशाह ने कैलीग्राफी के माहिर कलाकार मोहम्मद हुसैन अल काश्मीरी को दी गई थी। किसको दी गई थी? मोहम्मद हुसैन अल काश्मीरी को दी थी। ठीक है, अकबर ने एक और उपाधि जो है दी थी अब्दुल रहीम खाना को, जिसको हम लिखे नहीं बता दे रहे हैं। अंबरी कलम भी एक किताब थी जो अकबर ने अब्दुल रहीम को दी थी। ठीक है, महाभारत, रामायण, हरिवंश, योगवरिष्ठ और अथर्ववेद जैसे कई ग्रंथों का फारसी अनुवाद भी बादशाह अकबर ने करवाई थी। अकबर की जो मृत्यु जो है 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी को हुई। इसे आगरा के निकट जो है सिकंदरा में दफनाया गया। कहाँ दफनाया गया? आगरा के निकट सिकंदरा में दफना दिया गया। आप लोगों का इस वीडियो को जो है अंत तक पढ़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको अभी भी कोई भी ऐसा टॉपिक है जो लगता है कि नहीं समझ में आया है, जो क्लियर नहीं कर पाए हैं, हम आपको समझा नहीं पाए हैं, तो उसके बारे में आप कमेंट में भेज सकते हैं और उसको हम जो है पूरी कोशिश करेंगे, दूसरी बार आपको समझ में आ जाएगा। तब तक के लिए जो है आप मेरे वीडियो को प्लीज़ अपने मित्रों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। जो इतिहास में रुचि रखते हैं उनको तो खास कर इससे जोड़िएगा। हम आगे भी आप लोगों के लिए नए नए वीडियो इतिहास में डालते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।